शुभ प्रभात दोस्तों। 12 बज चुके हैं। 74वां स्वतंत्रता दिवस का दिन शुरू हो गया है। आज से 73 बरस पूर्व 15 अगस्त 1947 को यह मुल्क आज़ाद हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। अगले बरस देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए ये उपयुक्त मौका है, महत्वपूर्ण अवसर है कि थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, इतिहास को जानने का प्रयास करें, ये पाएं कि हमारी ये 73 वर्षों की यात्रा कितनी सार्थक रही, कितनी निरर्थक रही। हमने इन 73 वर्षों में क्या पाया और क्या हमने खो दिया। जब इस विषय पर मैं लिखने के लिए बैठा अपने विचारों को, तो ये महसूस किया कि 12 बजे रात्रि को या 12 बजे सुबह 14 अगस्त की रात 12 बजे या 15 अगस्त 1947 की सुबह 12 बजे नेहरू जी ने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने, जो अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसे हम टायरस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं, उसको थोड़ा पढ़ा जाए, उसका पाठ किया जाए। तो वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। नेहरू जी ने कहा, हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही, लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की एक नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। यह एक संयोग ही है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा के लिए उपस्थित हो रहे हैं। इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और ना जाने कितनी ही सदियां इसकी महान सफलताओं और असफलताओं से भरी हुई हैं। चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा, भारत ने कभी इस खोज से अपनी नज़रें नहीं हटाईं और कभी भी अपने उन आदर्शों को नहीं भुलाया जिसे इसने हमेशा मान दिया। आज हम दुर्भाग्य से आज हम सौभाग्य के साथ एक ऐसे युग का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, वह महज एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या हम में इतनी क्षमता और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझें और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करें? भविष्य में हमें विराम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे, उसे पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्तियों की यही महत्वाकांक्षा रही कि हर आंख से आंसू मिट जाए। शायद यह हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। वे सपने भारत के लिए हैं, पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी हैं। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़े हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है, इसी तरह स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्ध भी है और इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं अब बांटा जा सकता है। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहां उसके सारे वचन पूरे हो सकें। आज नियत समय आ गया है, एक ऐसा दिन जिसे नियति ने तय किया था और एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत
और स्वतंत्र खड़ा है। कुछ हद तक अभी भी हमारा भूत हमसे चिपका है और हम अक्सर जो वचन लेते हैं उसे निभाने से पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। पर फिर भी निर्णायक बिंदु अतीत हो चुका है और हमारे लिए एक नया इतिहास आरंभ हो चुका है। एक ऐसा इतिहास जिसे हम गढ़ेंगे और जिसके बारे में और लोग लिखेंगे। यह हमारे लिए एक सौभाग्य का क्षण है। एक नए तारे का उदय हुआ है। पूर्व में स्वतंत्रता का सितारा, एक नई आशा का जन्म हुआ है। एक दूरदृष्टिता अस्तित्व में आई है। काश ये तारा कभी अस्त ना हो और ये आशा कभी धूमिल ना हो। हम सदा इस स्वतंत्रता में आनंदित रहें। भविष्य हमें बुला रहा है। हमें किधर जाना चाहिए और हमारे क्या प्रयास होने चाहिए जिससे हम आम आदमी, किसानों और कामगारों के लिए स्वतंत्रता और अवसर ला सकें। हम गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों से लड़ सकें। हम एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश का निर्माण कर सकें और हम ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना कर सकें जो हर एक आदमी, औरत के लिए जीवन की परिपूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सके। हमें कठोर परिश्रम करना होगा। हम में से कोई भी तब तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक हम अपने वचन को पूरी तरह निभा नहीं देते, जब तक हम भारत के सभी लोगों को उस गंतव्य तक नहीं पहुंचा देते जहां भाग्य उन्हें पहुंचाना चाहता है। हम सभी एक महान देश के नागरिक हैं जो तीव्र विकास की कगार पर है और हमें उस उच्च स्तर को पाना होगा। हम सभी चाहे जिस धर्म के हों, समान रूप से भारत माँ की संतान हैं और हम सभी के बराबर अधिकार और दायित्व हैं। हमको संकीर्ण सोच को बढ़ावा नहीं देना, क्योंकि कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की सोच या कर्म संकीर्ण हो। विश्व के देशों और लोगों को शुभकामनाएं भेजिए और उनके साथ मिलकर शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने की प्रतिज्ञा लीजिए और हम अपनी प्यारी मातृभूमि, प्राचीन, शाश्वत और निरंतर नवीन भारत को आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नए एकजुट होकर नए सिरे से इसकी सेवा करते हैं। ये नेहरू जी की टेरेस विद डेस्टिनी का हिंदी अनुवाद था, जो नेहरू जी ने 14 अगस्त की रात 12 बजे या 15 अगस्त 1947 की सुबह 12 बजे देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था। चलिए देखते हैं हमने क्या पाया, क्या खोया। बहुत कुछ पाया है, बहुत तरक्की की है, बहुत बड़ी शक्ति बन के हम उभरे हैं। इन 73 वर्षों में हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, लेकिन हमने बहुत कुछ इस यात्रा में खो भी दिया। तो एक नज़र बहुत तेज़ी के साथ डालते हैं इस मुद्दे पर, ताकि कल हम सब इस विषय पर 15 अगस्त के दिन सोच सकें। जब आज़ादी मिली तब 562 राजाओं वाले राज्य हमें मिले थे, रियासतें हमें मिली थीं, जिन्हें भारत में शामिल करना सबसे मुश्किल काम था। इन राज्यों के शासक राजाओं को ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने छूट दी थी कि वे चाहे भारत का हिस्सा बने या पाकिस्तान का हिस्सा बने या स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खड़े हों। नेहरू जी के नेतृत्व में ये असंभव काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया। इसमें वीपी मेनन का भी बहुत बड़ा योगदान था, जिन्हें अधिकांश नहीं पहचानते हैं। वीपी मेनन साहब तब सरदार पटेल के अधीन मंत्रालय में सचिव थे और उन्होंने इस पर बहुत काम किया। नेहरू के समय में ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसी संस्थाओं की नींव रखी गई। स्मरण रहे, हमारा खजाना खाली था, लेकिन हमारे तत्कालीन नेता का विजन, उनकी दूरदर्शिता बहुत बड़ी थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना, किसानों को इनकम टैक्स से बाहर रखने की नीति बनी, हैवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, माइनिंग, शिपिंग, सिविल एविएशन, पावर आदि का राष्ट्रीयकरण बड़े पैमाने पर किया गया और सबसे महत्वपूर्ण भूमि सुधार लागू हुए। जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में नेहरू कार्यकाल में बना। राज्यों के पुनर्गठन की यात्रा भी 1956 में नेहरू जी के समय में ही शुरू हुई। मद्रास स्टेट के स्थान पर केरल और तमिलनाडु बने। 1960 में बॉम्बे स्टेट को 2 भागों में बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। नेहरू जी के कद का जलवा पूरा विश्व उस दौर में मानता था।
एक बिल्कुल कंगाल देश के, एक अन्न में भी जिसके आत्मनिर्भरता नहीं थी, उस मुल्क के प्रधानमंत्री का कद विश्व में बहुत बड़ा था। नेहरू जी का विजन अद्भुत था। नेहरू जी ने शीत युद्ध के दौरान दो भागों में, दो हिस्सों में बटी दुनिया, रूस का खेमा और अमेरिका का खेमा, दोनों में अपने आप को नहीं शामिल किया, भारत को नहीं शामिल किया और नॉन अलाइंग मूवमेंट, निर्गुण देशों की कल्पना की। उसके सबसे बड़े नेता बनके नेहरू उभरे। नेहरू के बड़े कद का, जैसे मैंने कहा, जलवा पूरा विश्व स्वीकारता था। चीन संग दोस्ती के लिए जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील के सिद्धांतों को आधार बनाया। नेहरू के कद से माओ बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि 1949 में आज़ाद हुए चीन को अमेरिका ने मान्यता नहीं दी थी, अमेरिका के पिछलग्गू देशों ने मान्यता नहीं दी थी। लेकिन नेहरू के कहने पर उनको नॉन अलाइंग मूवमेंट को में चीन को शामिल किया गया। नेहरू के कहने पर ही अमेरिका की नीति धीरे धीरे चीन के प्रति बदली थी, क्योंकि नेहरू चाहते थे कि पड़ोसी के साथ संबंध मजबूत रहें। नेहरू के लेकिन इस बढ़ते कद से चिढ़ने वाले माओ, चीन के सबसे बड़े नेता की नफरत ने 1962 के युद्ध को अंजाम दे दिया। अन्य फैक्टर भी थे, तिब्बत का मसला था, दलाई लामा का मसला था। 1962 का युद्ध हुआ जिसे हम हारे, भारत हारा, शर्मनाक हार हुई, और वही हार अंततः हमारे विजनरी प्रधानमंत्री को ले डूबी। नेहरू जी के सारे अच्छे कामों का, दोस्तों, सारे अच्छे कामों का, मजबूत लोकतंत्र की नींव का, बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट का, बड़े बांधों के निर्माण का, बड़े औद्योगिक इकाइयों की नींव रखने का, एम्स, IIT, IIMs का सब जो क्रेडिट था वह चीन की हार ने धो दिया। और उसके बाद इतना दुष्प्रचार नेहरू के प्रति किया गया है, इतना जहर उगला गया है, और आज के दौर में विशेषकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा इतना जहर नेहरू को लेकर उगला जा रहा है, ऐसा लगता है मानो नेहरू के रूप में एक खलनायक हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन सत्य सत्य होता है, सत्य हमेशा जीतता है। कुछ समय के लिए जरूर अंधेरा हो जाता है, ऐसा लगने लगता है कि ये जो तम छाया है, ये अंधेरा छाया है, यह अब छाया ही रहेगा, लेकिन उजाले की किरण को, सत्य की किरण को कोई नहीं रोक सकता। आज जब 73 बरस की यात्रा को मुड़कर देखने का बिना किसी पूर्वाग्रह के हम प्रयास करें, तो हर अच्छी चीज़, हर उपलब्धि की बुनियाद में नेहरू नज़र आते हैं। भाखड़ा नंगल बांध जिससे लाखों एकड़ ज़मीन की सिंचाई होती है, नेहरू जी का विजन था, लेकिन वह भी नेहरू काल की उपलब्धियों को बहाए जाने के कुत्सित प्रयासों को न रोक सका। यह तो अच्छा हुआ राजनीतिक नायकों, राष्ट्र नायकों की भारी कमी वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान को है, भारतीय जनता पार्टी को है, जिसके चलते मजबूरी वशी सही महात्मा गांधी को उन्होंने स्वीकारा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजनीतिक कारणों के चलते भाजपा और संघ ने अपना लिया है, नहीं तो ना तो सरदार साहब की विशालकाय मूर्ति बनती गुजरात में, और शायद राजघाट का अस्तित्व भी इन दिनों खतरे में होता। बहुत सारे युवा मित्रों को शायद पता नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक के इस दौर के दीवाने भी नहीं जानते हैं। 13 से 17 सितंबर 1948 को पटेल के आदेश पर, स्मरण रहे प्रधानमंत्री नेहरू थे, नेतृत्व नेहरू था, पटेल के आदेश पर भारतीय फौजों ने अपने समय में अपने स्टाइल की सर्जिकल स्ट्राइक कर हैदराबाद के निजाम की फौजों को हरा हैदराबाद का भारत में विलय कराया था। इसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। 1961 में गोवा में भी एक प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसके चलते आज गोवा हमारा है। पुर्तगाल से उसका कब्जा भारतीय फौजों ने छुड़ाया नेहरू के काल में। कल्पना कीजिए क्या दमदार नेतृत्व था नेहरू और पटेल का, क्या ज़बरदस्त जुगलबंदी थी। 562 रियासतों को सफलतापूर्वक अपने साथ मिला लेना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या फिर बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की स्थापना, सबके सब कांग्रेस काल, नेहरू काल, इंदिरा काल की देन नजर आते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पूर्वाग्रहों से दूर होते हुए हमें पीछे मुड़कर देखना है, तो इसमें कोई शक नहीं कि जितनी अच्छाइयाँ कांग्रेस शासनकाल के दौरान, नेहरू और इंदिरा युग के दौरान आईं, इस मुल्क की, यहाँ के लोकतंत्र की मजबूत नींव पड़ी, उतनी ज़्यादा व्याधियाँ भी कांग्रेस की ही देन हैं। नेहरू के समय से ही राजपुरुषों का भ्रष्टाचार को संरक्षण देना, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होना शुरू हो गया था नेहरू मंत्रिमंडल के काल से ही। 1971 में बांग्लादेश बनवाने के बाद दुर्गा का खिताब पाई इंदिरा गांधी पुत्र मोह में गुरु द्रोण को भी मात कर गई। 1971 में आपको याद है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बहुत बड़ा योगदान था। इंदिरा जी की नेतृत्व क्षमता के चलते ही बांग्लादेश बना, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा। लेकिन इतना अत्याचार, इतना अनाचार इन्हीं इंदिरा जी के शासनकाल में इमरजेंसी के दौरान 1975 से 77 के दौरान देखने को मिला, जब तमाम देश त्राही त्राही करने लगा था। आपको एक और बात बताऊं कि 1973 में बांग्लादेश 1971 में बना, इंदिरा जी की लोकप्रियता चरम पर थी। अमेरिकी राष्ट्रपति तक उनसे जलन करते थे, उनको कोसते थे। 1973 में सिक्किम का विलय भी इंदिरा की रणनीतिक चालों के चलते हुआ भारत के साथ। देश विदेश में इंदिरा का जो कद बढ़ा, इंदिरा गांधी जी का, उसने उन्हें बहुत अहंकारी बना दिया और रही सही कसर उनके सुपुत्र संजय गांधी जी ने पूरी कर दी। इतना सत्ता का मद कि नेहरू की लोकतांत्रिक नीतियों को सब नष्ट कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार गिराई, राज्यपालों के पद का जबरदस्त दुरुपयोग इंदिरा जी के शासनकाल में हुआ। हालांकि पहली सरकार नेहरू शासनकाल में गिराई गई थी केरल में, मगर तब कांग्रेस की अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी और उन्हीं के दबाव के चलते यह हुआ। जनता ने 1977 में इंदिरा गांधी को, कांग्रेस को सबक सिखाया, सत्ता से बाहर कर दिया। जनता पार्टी को सत्ता सौंपी, जिसका एक हिस्सा जनसंघ भी था, जो बाद में भाजपा में तब्दील हुआ। उनका शासनकाल हर दृष्टि से नकारा था। उपलब्धि के नाम पर केवल इंदिरा विरोध और आपसी कलह। 80 में बेलछी कांड जो बिहार में हुआ था, दलितों की हत्या का, उसके बाद वापस इंदिरा 79 या 80 में ये कांड हुआ था और 1980 में जब चुनाव हुए, मध्यावधि इंदिरा वापस आई। इस बार वाली इंदिरा गांधी के तेवर लेकिन थोड़े दबे थे, थोड़े बदले हुए था। लेकिन एक सच तब भी दोस्तों, वो था इंदिरा गांधी की सरकार में भी वन मैन शो या वन वुमन शो था, जो आज की सरकार में है। जो था सब इंदिरा गांधी थी, बाकी सब गौण थे। सिख आतंकवाद की चपेट में आकर इंदिरा जी शहीद हो गईं। उनकी गलत नीतियों के चलते ही भिंडरवाला सरीखे आतंकवादी का जन्म हुआ और वही भिंडरवाला उन्हें भी लील गया। राजीव गांधी बहुत अपेक्षाओं के साथ, प्रचंडतम बहुमत के साथ सत्ता में आए। नई सोच के साथ, नए विजन के साथ, कंप्यूटर वाली सोच के साथ आए राजीव गांधी, लेकिन कुछ ही समय में ऑफ ट्रैक हो गए। कांग्रेस के नेताओं की तुष्टीकरण की नीति, वोट बैंक के तुष्टीकरण की नीति के चलते राजीव का सारा विजन धरा का धरा रह गया। मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की नीयत से शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उन्होंने अपने महान सलाहकारों की सलाह पर पलट डाला संसद के जरिए। और फिर जब दूसरे सलाहकारों ने सलाह दी कि हिंदू नाराज हो रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त हो रही है, तो उन्होंने 1989 में अयोध्या में रामलला के मंदिर के द्वार खोल दिए, ताले खोल दिए और भाजपा को, जो 10 वर्षों से 1980 में अपने जन्म के बाद लगातार 10 वर्षों से अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रही थी, उसको बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे का रथ लेकर आडवाणी जी की यात्रा शुरू हुई, जिसकी परिणति
का पहला पड़ाव था 1996, फिर 1998 में अटल जी का सरकार का बनना और 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार का केंद्र में आना। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मुंबई अधिवेशन में क्या भाषण दिया था राजीव गांधी जी ने। उन्होंने कहा था कि इस केंद्र की सरकार से दिया गया 1 रुपया दलालों के हाथों में पड़ के अंतिम आदमी तक पहुंचते पहुंचते मात्र 14 पैसे रह जाता है। वही राजीव गांधी, क्या ट्रेजेडी है देखिए, वो फोर्स दलाली के आरोपों से ऐसा गिरे कि सत्ता भी गई और उनकी मिस्टर क्लीन की इमेज भी दागदार हो गई। दिसंबर 1984 का जो यूनियन कार्बाइड का मामला था, भोपाल में गैस रिसाव का मामला था जिसमें हजारों लोग मारे गए, उसमें भी राजीव शासनकाल से एक बड़ी चूक हुई और यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन को, अमेरिकी मालिक एंडरसन को भारत से जाने दिया गया। और फिर देखिए कौन आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कहते तो खुद को फकीर थे लेकिन अपनी गद्दी बचाने के लिए राजीव के बाद प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह ने मंडल कमंडल की चाल चल दी। राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है से देश चला गया। आज हर हर मोदी, घर घर मोदी का दौर है। शायद कभी कोई मेरा जैसा बावला 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक बाद ऐसे ही 12 बजे 15 अगस्त की सुबह या 14 अगस्त की रात मोदी जी के कार्यकाल पर कुछ ऐसा ही प्रलाप करे। बहरहाल राजीव गांधी की हत्या के बाद 1992 में कांग्रेस की सत्ता वापसी हुई। पीवी नरसिम्हा राव राज में आर्थिक नीतियों में निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भारत के दरवाजे खोले गए। देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था। देश का सोना लंदन, इंग्लैंड के बैंकों में गिरवी पड़ा था। बुरी हालातों में पीवी आए, एक आधी अधूरी मेजॉरिटी वाली सरकार लेकर, गठबंधन वाली सरकार लेकर, लेकिन उन्होंने आर्थिक उदारीकरण के बड़े फैसले लिए। उन्हीं के शासनकाल में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरी थी, जिसमें उनकी भूमिका संदेह में है, और कल्याण सिंह जो उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, उन समेत सभी आज के दौर के राष्ट्रवादियों की भूमिका भी संदेह में रही है। पीवी नरसिम्हा राव लेकिन अपनी सरकार को बचाने के लिए भ्रष्टाचार के दलदल में धंस गए। याद कीजिएगा हर्षद मेहता का प्रकरण, जिसमें प्रधानमंत्री के घर में एक सूटकेस में भरकर 2 करोड़ रुपए देने की रिश्वत का आरोप लगा था, जिसके सीधे निशाने पर पीवी नरसिम्हा राव थे। और जैसा कहा जाता है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। नरसिम्हा राव की कंपनी में थे दलाल और तांत्रिक चंद्रा स्वामी। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का उस दौर में क्या हाल था। 1996 में अटल जी की सरकार आई, 13 दिन की सरकार। उसमें कोई उपलब्धि नाम की चीज़ नहीं थी। सरकार बचाने की जद्दोजहद में ही 13 दिन निकल गए। उसके बाद 2 महत्वहीन सरकारें कांग्रेस के समर्थन से बनी, नकारा सरकारें HD देवेगौड़ा की, जिनके बारे में बड़ी चर्चा रही कि वो कैसे सोते सोते प्रधानमंत्री बना दिए गए, और इंद्र कुमार गुजराल की। भाजपा को केंद्र में असल सत्ता मिली 1998 में। 11 से 13 मई 1998 को अटल जी ने इंदिरा जी की परंपरा का निर्वहन करते हुए सारी विदेशी ताकतों, अमेरिका को धता बताते हुए पोखरण में दूसरा विस्फोट कर अपना नाम गुजा दिया। पाकिस्तान के संग रिश्ते सुधरने के लिए उन्होंने खुले मन से प्रयास किया। लाहौर बस यात्रा कराए, लेकिन करगिल सामने आ गया। पंचशील से नेहरू धोखा खाए, बस यात्रा से वाजपेयी चले गए। फर्क इतना कि इस बार बोफोर्स हमारे साथ थी, वही बोफोर्स जो राजीव गांधी की सरकार को ले डूबी थी, लेकिन करगिल के युद्ध में इस बोफोर्स ने तहलका मचा दिया था। हम जीते। वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही लेकिन गुजरात में भाजपा को जो सत्ता मिली थी, 2002 में वहाँ के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को हटाकर आडवाणी जी ने, लालकृष्ण आडवाणी जी ने, जी हाँ वही आडवाणी जी ने जो इस समय एक अजीबोगरीब मार्गदर्शक मंडल के अध्यक्ष हैं,
उनके ही शिष्य ने, नरेंद्र भाई मोदी ने उनको यह पद दिया है, ऐसा मार्गदर्शक मंडल जिसकी कोई मीटिंग तक सुनते हैं आज तक नहीं हुई। उन आडवाणी जी ने अपने खासम खास नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। फिर गोधरा हुआ, गोधरा में हिंदुओं का खून बहा। उसके बाद गुजरात में दंगे हुए, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की खबरें गूंजती रहीं, इतनी गूंजी कि अमेरिका ने तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को वीज़ा तक देने को मना कर दिया था। ये सारा सब कुछ ताज़ा इतिहास है, इस पर क्या ज़्यादा बोलें। जमकर धर्म के नाम पर देश और समाज को बांटा गया। गंगा जमुना का पानी तो प्रदूषित हो ही चुका था, उसके नाम की संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति भी खाक में मिला दी गई। वाजपेयी जी के बाद एक बार फिर 10 बरस के लिए कांग्रेस का शासन आया। यह शासन जिसमें प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह थे, लेकिन सत्ता की असली चाबी 10 जनपद के पास थी, सोनिया गांधी जी के पास थी। बहुत कुछ ठीक ठाक हुआ पहले 5 वर्षों में, बाद के 5 वर्षों में लूट मची, भ्रष्टाचार जमकर हुआ और मौनी बाबा के रूप में मनमोहन सिंह खामोश बैठे रहे। ज़्यादा क्या कहूँ, मनमोहन सरकार की बस एक बड़ी उपलब्धि याद दिला देता हूँ दोस्तों, और वो है अन्ना आंदोलन, जो मनमोहन सिंह सरकार की काहिली, उनके भ्रष्टाचार से उपजा और पनपा और धूल धूसरित भी हो गया। इस आंदोलन से लेकिन 2 को बड़ा भारी लाभ हुआ। भाजपा जो इस आंदोलन की असल मलाई ले उड़ी, केंद्र में बहुमत के साथ काबिज हो गई और बची खुची छांस अन्ना के कभी शिष्य रहे टीम केजरीवाल के हाथों आई, वे भी राजपुरुष हो गए। इस राज में मित्रों हम कहाँ हैं? गंभीर बात आपसे पूछ रहा हूं, कहने की कोशिश भी कर रहा हूं। इस राज में हम कहाँ हैं, खुद सोचिए जरा। क्या अच्छे दिन आ गए? बेरोजगारी चरम पर, भुखमरी चरम पर, किसानों की आत्महत्या बदस्तूर जारी, उद्योग धंधे चौपट, सामाजिक वैमनस्य चरम पर, प्रदूषण इंसानों में, नदियों में बदस्तूर, राजनीतिक भ्रष्टाचार यथावत, भ्रष्टाचार का कॉर्पोरेटीकरण चरम पर। अच्छा क्या हुआ? अच्छे सुंदर सपने दिखाए गए, अच्छे दिन आएंगे के सपने, सबके हाथ रोजगार के सपने, राम राज्य के सपने, काला धन से मुक्ति के सपने, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के जो सपने। और इन सब सपनों को देखते देखते 6 बरस बीत चुके हैं। जनाब अब तो जागिए, भक्ति बहुत हुई। सोचिए भगवान ने सबको समान बुद्धि दी है, उसको जगाइए और समझिए। और अभी भी यदि नहीं समझे तो तय मानिए, हम ताली बजाते, थाली बजाते, राफेल राफेल आया कहते सुनते, राम मंदिर बना कहते सुनते, पटेल की भव्य मूर्ति देखते यूं ही सिफर हो जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा, हमने बहुत कुछ पाया, बहुत बड़ा लोकतंत्र बनकर हम उभरे, मजबूत डेमोक्रेसी बन के उभरे हैं, बड़ी आर्थिक ताकत बन के भी उभरे हैं। हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, आर्थिक रूप से अन्य में हमारी निर्भरता अमेरिका समेत सब देशों पर समाप्त हुई। हम अन्न संपन्न देश बन के भी उभरे हैं। तमाम उपलब्धियां हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हैं, मॉल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के एयरपोर्ट्स हैं। लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो बात नेहरू जी ने 14 अगस्त की रात 12 बजे या 15 अगस्त की सुबह 12 बजे 1947 में कही थी कि आखिरी आदमी की आंखों में भी यदि पानी है तो काम पूरा नहीं हुआ है, वो सपना अभी यथावत है, जस का तस है। आम आदमी के हिस्से में 1947 से ज़्यादा परेशानियां हैं, ज़्यादा अनिश्चितता है। 1947 में कम से कम सपने थे, उन सपनों को पाने के लिए जद्दोजहद के लिए हिम्मत थी, ताकत थी। आज वो सब नदारत है दोस्तों। थोड़ी कल्पना कीजिए कितना अंधेरा है, कितना अंधकार है। आम आदमी के पास, जिसके पास न छत है, न खाना है, न पानी है पीने को,
वो इन 73 वर्षों में भला क्या पाया। चूंकि शुरुआत नेहरू जी से की थी तो अंत एक कविता से करता हूं, जो क्या पाया क्या खोया। गंगा जमुनी संस्कृति का जो हाश हुआ, आम आदमी को जो छला गया, उन सब पर 1960 के दशक में लिखी गई थी कविवर रघुवीर सहाय द्वारा। आज 2020 15 अगस्त 2020 के दिन भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस कविता के साथ अपने संबोधन को समाप्त करूंगा और आप लोगों से आग्रह करूंगा, आज और कल जो कुछ मैंने आपसे साझा किया उस पर जरूर चिंतन कीजिएगा। सुनिए कविता। राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है, राष्ट्रगीत में भला कौन वो भारत भाग्य विधाता है। फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तगमे कौन लगाता है। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वो जनगण मन अधिनायक, कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक। वह महाबली डरा हुआ मन बेमन, जिसका बाजा रोज बजाता है। स्वतंत्रता दिवस की 74वें स्वतंत्रता दिवस की हम सबको बहुत